दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जैसे कि अब रणभेरी बज चुकी है चुनाव की। सबसे पहली बात है कि गठबंधन से पहली टिकट जो सीटें हैं वो निकली और उसके बाद अब बसपा ने निकाली। अब बीजेपी की फाइनल मोहर लग चुकी है और 107 के आसपास इन्होंने जो प्रत्याशी हैं उनको रखा है। सबसे मजेदार बात यह है कि जो लोग पहले जो विवादित चेहरे रहे थे उनको भी अब की बार इसमें शामिल रखा है। अगर हम बात करें लोनी से संगीत सोम है, उनको कई बार ऐसा लग रहा था कि इनकी टिकट कट जाएगी तो वो भी रहे। और जो चीजें देखने को मिल रही है आज हम सभी पे चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या सीटें मिली हैं। जैसे कि अगर मथुरा से बात करें तो छाता से लक्ष्मीनारायण चौधरी है, माठ से राजेश चौधरी है, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम है, मथुरा से श्रीकांत शर्मा है, बलदेव से पूरन प्रकाश है। अलीगढ़ की बात करें तो हम केशव जी से पूछते हैं अलीगढ़ से कौन किस किस प्रत्याशी को दिया गया है टिकट? अलीगढ़ से एक देखा जाए सबसे रिपीट किया गया है, केवल अलीगढ़ शहर से अभी घोषणा नहीं की गई है। अगर बात करें हम बरौली विधानसभा की तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो जहां पे एक लंबे समय से एक छत्र राज चल रहा था बरौली विधायक दलवीर सिंह का, ठाकुर दलवीर सिंह का, क्योंकि विपक्ष में नेता रहे रालोद की तरफ से विधानसभा में, और बड़ा ही उनका प्रभुत्व ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी वो पार्टी में जाते हैं तो समझो विधायक बनके ही लौटते हैं। यही कारण रहा कि जब रालोद से एक कद्दावर नेता बीजेपी में आता है तो वो भी विधायक बन जाता है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा क्योंकि उनकी हालात स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं है, व्हील चेयर पे है आजकल, लेकिन लंबे समय से उनके बेटे अजय ठाकुर दावेदारी कर रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने अजय ठाकुर को टिकट न देकर के ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यहाँ वंशवाद नहीं चलेगा। ठाकुर दलवीर सिंह का एक अलग इमेज है, अच्छी इमेज रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब दलवीर सिंह नहीं रहे उस लायक, तो इसलिए उनके बेटे या नाती को मतलब मौका दे दिया जाए अजय सिंह को, तो ऐसा नहीं किया है। अगर बात करें उससे आगे हम छर्रा विधायक की बात करें तो सिटिंग एमएलए हैं, उन्हीं को मौका दिया है, रविंद्रपाल सिंह को। अगर बात करें हम कोल की तो वहां अनिल पारासर को ही मौका दिया है। अगर बात करें इगलास की तो राजकुमार सहयोगी एक ऐसे विधायक माने जाते हैं, भले ही पिछली जाति से आते हैं, लेकिन एक ऐसे बड़ी ही मतलब दबंग छवि नहीं कह सकते, लेकिन एक राष्ट्रवादी छवि आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें, हालांकि राजकुमार सहयोगी वही है जो एसएचओ के साथ भिड़ गए थे एक बार। वही गोंडा कांड याद दिला दिया आपने, बड़े ही चर्चित रहे थे। यानी कि अपने कार्यकर्ता के लिए भिड़ जाना, ये एक बड़ा उदाहरण हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी बीजेपी खासतौर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं को अपने कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा मौका देती है। तो राजकुमार सहयोगी को फिर से मौका दिया गया है। बात करें अपने खैर विधानसभा की। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं फोकस करना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे अगर जाट बाहुल्य सीट की हम बात करें तो उसमें एक तो इगलास आता है और दूसरा आता है खैर, और दोनों ही क्षेत्र में चाहे इगलास की बात करें और खैर की बात करें, दोनों में ही सिटिंग विधायक को फिर से मौका दिया गया। गठबंधन से किस किस को मौका दिया गया, क्या माहौल लगता है? गठबंधन से अगर हम बात करें तो यहाँ की बात करें, प्रेमपाल सिंह को बसपा से दिया गया है खैर विधानसभा से, और उससे मौका दिया गया है भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, यानी कि पूर्व में विधायक रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि वो पहले भी ज्यादा दमदार नेता नहीं रहे, लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस बार चांस ये लग रहे थे कि गठबंधन किसी एक नए ऐसे चेहरे को मौका देगा जो लंबे समय से प्रयास कर रहा था या वहां मेहनत कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगा। हालांकि अगर हम सोशल मीडिया की टिप्पणी की बात करें तो लगातार इस तरह की टिप्पणी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन और ने ऐसा मौका दिया है बीजेपी को कि वो फिर से दमदारी के साथ जीत के आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कैराना की बात करें तो कैराना में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं बड़े विवादित चेहरे रहे और उन्हीं के उसी के ऊपर कैराना से जो पलायन की जो बातें हुई थी उन्हीं के ऊपर हुई थी, और उसके बाद मृगनाथ सिंह को वहां से मौका दिया गया है। तो हमारे साथ रोहित है। रोहित, कैसे देखते हैं कि जो बागपत में भी एक गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा? अगर हम गठबंधन की बात करें तो कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया, और भाजपा की बात करें तो भाजपा ने कितने लोगों को मौका दिया और बसपा ने कितने लोगों को मौका दिया? बात करें बसपा की तो बसपा ने अभी जो पहले चरण में जो मतलब लिस्ट जारी की है तो उन्होंने 14 लोगों को मौका दिया है मुसलमानों को। और बात करें हम भाजपा की तो अभी हम देख रहे हैं 107 लोगों की जो लिस्ट जारी हुई है, इनमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। और उससे पहले अभी गठबंधन की जारी हुई है लिस्ट, जिसमें ये रालोद और सपा ने मिलकर की है, उसमें लगभग 9 प्रत्याशी मुस्लिम है। और बात करें कैराना की तो कैराना की जो इन्होंने प्रत्याशी हैं भाजपा से वो मृगांका सिंह हैं और उनके मुस्लिम हैं। हालांकि मुझे
कंफर्म नहीं है। नाहिद हसन, नहीं तो वही नाहिद हसन है जिन्होंने कहा था कि हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदना है और उन्हीं के ऊपर हिंदुओं को वहां से मारपीट करके भगाया गया था। पलायन जैसी कैराना में स्थिति हुई थी। गठबंधन ने कहीं ना कहीं वही ऐसे चेहरे दिखाई दिए जो हमेशा विवादित चेहरों में। कई कई गठबंधन ने कई ऐसे प्रत्याशियों को नाम दिए हैं जो उनकी जो मतलब इतिहास वो कहीं ना कहीं आपराधिक रहा है, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है और देखा भी है। लेकिन बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने ऐसा कोई मतलब चेहरा नहीं है जिससे कहीं ना कहीं किसी अन्य समुदाय को ठेस पहुंचाई हो। और ये है तुम्हारे नाहिद हसन बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तो कई बार विवादित बयान भी दिए हैं और आपराधिक कई ऐसे मतलब मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चर्चा में रहे हैं। नाहिद हसन की मैं बात करूं, नाहिद हसन एक ऐसा विवादित चेहरा है और सबसे बड़ी बात कि नाहिद हसन आपराधिक प्रवृत्ति का सामान्य नहीं। आप उनके खिलाफ में आप जाके देखिए जो आसपास के विभिन्न थाने हैं, संगीन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा है। और इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है कि पिछले साल उनके खिलाफ में भगोड़ा घोषित किया गया था। प्रशासन ने पूरे शहर में पूरे कस्बे में एक मुनियादी कराई थी, ढोल बजा करके अनाउंस के साथ में कि फलाना विधायक जो सपा का विधायक रहा है और उसको फिर से सपा मौका दे रही है। घोड़े को कहीं ना कहीं गठबंधन को जगह भी ज्यादा एक आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति होता है, अगर उसके खिलाफ में गैंगस्टर की कार्रवाई होती है तो प्रशासन की गैंगस्टर की कार्रवाई सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता कि जो गैंग से मिलकर के अगर कोई घटना को अंजाम दे रहा है तो उसके खिलाफ में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये मैसेज हालांकि इस पर कल खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खुद टिप्पणी की थी कि पहली ही सूची में गठबंधन ने यानी कि अखिलेश यादव ने सपा ने एक जारी कर दिया और झलक दिखा दी कि हम कैसे व्यक्तियों को मौका देना चाहते हैं। अभी अखिलेश जी की पीसी हुई तो उन्होंने उसमें बोला है कि भाजपा कितने लोगों की टिकट काट दे, अब हम किसी को अपने यहाँ पर किसी को शरण नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें हुई है। और जैसे ही वहां पर जब बड़े बड़े नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर धर्म सिंह सैनी की बात करें, जब वहां पर सपा में शामिल हुए तो वहां पर 1000-2000 लोग इकट्ठे हुए। कोविड गाइडलाइन को इन्होंने धज्जियां उड़ाई गई, फिर उसके बाद उन पर नोटिस भी लगा दिया गया। 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। सबसे बड़ी मजेदार बात है कि एक तरफ कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हम भाजपा के लोगों को अब ज्वाइन नहीं कराएंगे, और एक तरफ इतनी भारी संख्या में अगर मंत्री और बड़े बड़े पदों को लेकर के वो इस्तीफा देकर के जाते हैं, वहां से बड़े बड़े बयानबाजी होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, बसपा से निकल के आए, भाजपा ज्वाइन की, भाजपा में 5 साल सत्ता भोगा, उसके बाद निकल के चले गए अगर टिकट नहीं मिला तो। नहीं, इसमें एक मैं अपने को जहां तक लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए सत्ता में बैठे रहते हुए, लेकिन जब इनको लगा कि अगर हम सत्ता के खिलाफ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो चाबुक इत्र जैसे कारोबारियों पर कसा गया है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर न चल जाए, तो इसलिए बेहतर है कि मलाई ना मिले खाने को, लेकिन कम से कम सुरक्षित रहेंगे, आवास पर रहेंगे और कोई ईडी जैसा या फिर इस तरह के छापे यानी कि कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कई बार माना जाता है सत्ता में बैठे सरकार जो भी होती है उसके खिलाफ जांच एजेंसियां मुश्किल ही या सोच समझ के कदम उठाती हैं। अच्छा, सबसे मजेदार बात है कि अभी अगर मैं बागपत का थोड़ा सा न्यूज वगैरह कवरेज कर रहा था तो उसमें देखा तो वहां पर योगेश धामा पर जो भाजपा ने विश्वास जताया है उसके खिलाफ बड़ी मुहिम चल रही थी। लोग कह रहे थे कि हम अगर योगेश धामा को टिकट दिया जाएगा तो हम इधर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे देंगे, जैसे भाजपा के कार्यकर्ता थे। उधर अगर बात करें तो महागठबंधन से जो गठबंधन है इनका, वहां से मुस्लिम प्रत्याशी को सीट दी गई है। तो क्या लग रहा है कि बागपत में गठबंधन को जाट नेता नहीं दिखाई दिया? देखिए, ये बात करें बागपत और शामली, ये ज्यादातर जाटों का गढ़ माना जाता है। और बात करें हम लोकदल की, तो लोकदल भी कहीं ना कहीं जाटों की पार्टी मानी जाती है और जाट बोलती भी है ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी आप बागपत और शामली जैसे मतलब विधानसभा में या जिलों में आप मुसलमान को मतलब टिकट दी है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको या तो मतलब कोई ऐसा जाट नेता नहीं मिला कि उन्होंने जाटों को सीट नहीं दी। तो इसको भी लेकर मतलब चर्चा है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि लगातार चर्चा है कि कहीं मतलब जाटों को सीट नहीं दी है। अगर जो मतलब बात करें हम इसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ कहीं ना कहीं बता रहे थे कि ये किसानों का गढ़ है, जाटों का, ये मतलब भाजपा से नारा चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीट दी हैं तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को एक तरीके से गठबंधन ने ऑक्सीजन देने का काम किया है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जाटों के गढ़ में एक मुसलमान को टिकट देना तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाना, पर भाजपा के कार्यकर्ता तो प्रत्याशियों से नाराज भी हुए।
नाराज हैं, लेकिन बात करें हम अगर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जैसे इन्होंने सीट मतलब मुसलमानों को दी है, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होने वाला है। और जो लोग हैं वो सपोर्ट ना करके तो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ऑक्सीजन देने का काम कर रही है ये गठबंधन जो सीट मिली है। इसमें एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब भी नाम आता है सबसे पहले मुजफ्फरनगर दंगा याद आता है। तो मुजफ्फरनगर दंगा अगर हम बात करें, ये वही सचिन और गौरव की बहन के साथ में छेड़छाड़ के बाद में जो दंगा की आग निकली थी, वही वो जाट परिवार है। और उसी जाट परिवार का एक कहीं ना कहीं पार्टी खुद को मानती है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह हर कोई जाट कह सकता है। जयंत चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जाटों का हमने ठेका नहीं लिया, तो इसी वजह से हो सकता है कि जो टिकटें हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को दी गई हो, या फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जब मुसलमानों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि तुम हम पर विश्वास जताओ, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास ये अगर मैं जमीनी हकीकत आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जब खबर इंडिया ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 25 दिन का दौरा किया था, तो उस दौरान जब हम इन विधानसभाओं में घूमे थे, तो उन लोगों ने खुद कहा था, अगर हमारा जाट भाई जयंत चौधरी खुद लड़ते हैं, अकेले लड़ते हैं, चाहे वो एक सीट जीते हैं, हम साथ रहेंगे। लेकिन अगर वो सपा से गठबंधन करते हैं तो हम बिल्कुल साथ नहीं रहेंगे। क्यों? कि मुजफ्फरनगर दंगा हम भूले नहीं हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी मौका उनको मिलता है वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार गठबंधन ने साबित कर दिया है, क्योंकि जिन्ना वाली आजादी के आप जिन्ना की आजादी के नायक बताने वाले अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ वो भाई भाई कहने वाले, तो ये सब एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो व्यक्ति मुजफ्फरनगर दंगा को नहीं भूला है, जाट बाहुल, खासतौर पर जाट। और उसी मुजफ्फरनगर में इन्होंने दोबारा जो मतलब गठबंधन ने सीट दी है वो मुस्लिम को दे दी है। तो इसलिए मैंने बोला है कि भाजपा को कहीं ना कहीं गठबंधन से कितनी सीटें आ रही है मुसलमानों के खाते में? 9 सीटें इन्होंने दी हैं। जो गठबंधन ने अभी तक जो पहले या दूसरे चरण की जो लिस्ट जारी की है उनमें से 9 सीट अभी इन्होंने मुसलमानों को दी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतलब मुसलमानों को दी वही मुजफ्फरनगर में जहां दंगा हुआ था, वो जो चर्चा में रहा था, मतलब सुर्खियों में लेकर। अच्छा, इसमें एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसे भी कह सकता है कि साहब अगर गठबंधन मौका दे रहा है मुसलमानों को, अगर बसपा मौका दे रही है मुसलमानों को, तो बीजेपी क्यों नहीं? अगर हम देखें तो किसी भी पार्टी में, मैं सपा की बात कर रहा हूं, गठबंधन की बात कर रहा हूं, और मैं बसपा की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम कल ही चार्ट देखा, जिन मुस्लिम लोगों को मौका दिया है पार्टी ने, कोई भी ऐसा व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है जो कि दागदार नहीं है या अपराधी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गुंडे वाली छवि, माफिया वाली छवि दिखानी है, और उस भय के कारण ही चुनाव को एक तरफा करना है। क्योंकि इस चीज को हम नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा मौका, हम योगी सरकार की बात करने से पहले आंकड़े, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आवास योजना का लाभ मिला, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, शौचालय का लाभ मिला, राशन वितरण का लाभ मिला, तो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में मुस्लिम लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोगों को बढ़ावा या मौका नहीं दे रही बीजेपी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में वो लोग मौजूद ही नहीं है, जिसकी कहीं ना कहीं भाजपा को आवश्यकता है। तो क्या लग रहा है कि जैसे जो नारा दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब प्रयास तक पहुंच गए, तो कहाँ इनको मौका तो कहीं दिया ही नहीं जा रहा? अगर हम बात करें भाजपा की टिकट की, जैसे 2 चरणों के विधानसभा के 2 चरणों का, 2 फेज का अगर टिकट क्लियर होती है, एक भी मुसलमान को मौका नहीं दिया जाता है। एक चीज से आपको समझना पड़ेगा। जब हम रामपुर के दौरे पर थे, खबर इंडिया की टीम जब रामपुर के दौरे पर थी, तो ये वही रामपुर गढ़ है जहां से आजम खां आते हैं, और आजम खां है मुस्लिम चेहरा। मुस्लिम चेहरा एक केवल रामपुर के लिए नहीं है, वो पूरा उत्तर प्रदेश के लिए है। वहां का मुस्लिम अगर सबसे ज्यादा गाली देता है, सबसे ज्यादा विरोध करता है, तो रामपुर आजम खां का करता है। अगर वाकई में मुस्लिम व्यक्ति को टिकट देने से मुस्लिमों का भला होता है, तो रामपुर में क्यों नहीं हुआ? अगर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को परेशानी है, तो रामपुर में सबसे ज्यादा है। अगर सीवर लाइन की समस्या है, जो बिजली अंडरग्राउंड की गई, सबसे ज्यादा समस्या वहां पे रामपुर में मुसलमानों के है। क्यों? क्योंकि वहां पे रामपुर में मुसलमान आजम खाते। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बीजेपी छोड़िए, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, कि हम मुस्लिम प्रत्याशी घोषित करेंगे तो ही मुसलमानों को भला होगा। क्योंकि ये बीजेपी ने करके दिखाया है कि आप मुस्लिम प्रत्याशी नहीं भी होगा ना, तो भी मुसलमानों को भला होगा, सबका साथ, सबका विकास होगा। तो अगर अब इसकी बात अगर हम देखें तो कि हमारे साथ काजल है, काजल से जानते हैं कि कितने लोगों को किस किस जिले में किस किस को टिकट मिली है। तो इनके हाथ में मोबाइल भी लगा है, अच्छी तरह से इन्होंने पढ़ भी लिया होगा मेरे ख्याल से। तो काजल, किस किस जिले में किस किस को जो टिकटें दी गई हैं? पहले चरण की अगर हम बात करें तो शामली में कैराना, और शामली में 3 विधानसभा, 2 मुजफ्फरनगर सदर, चरथवाल, खतौली, बुढ़ाना, मीरापुर,
पुरकाजी विधानसभा, बागपत, छपरौली, बड़ौद। नहीं नहीं, नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इनके जो टिकटों के जो ऐलान हुए हैं उनके ऊपर अगर देखेंगे तो इनमें यहाँ पर सबके नाम दिए गए हैं जिले के हिसाब से। तो किस किस जिले को किस किस को टिकट का मौका मिला है, दर्शकों को जानने की बड़ी उत्सुकता है। जी, छाता से लक्ष्मी नारायण ऊर्जा मंत्री हैं, अगर हम वहां गए ग्राउंड में तो कई बार हमने उनका विरोध भी देखा कि ऊर्जा 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 मंत्री हैं, बड़ा चेहरा था, कई बार लग रहा था पिछली बार 2017 में कि ये हो सकते हैं सीएम के भी उम्मीदवार भी हो सकते हैं, तो ये भी चर्चा हुई। परंतु अब की बार दोबारा से इनके ऊपर भी प्रत्याशी का मौका। देखिए, दाव बीजेपी ने खेला है। भले ही व्यक्तिगत हम तौर पर अगर बात करें तो लोगों से बात करें तो अलग अलग तरह के आरोप लगते ही सामान्य बात है, लेकिन क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है और यहाँ व्यक्ति काम नहीं करता, यहाँ विचार काम करता है, ऐसा इस बात से समझा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले भी उसी इलाके से रामवीर उपाध्याय ऊर्जा मंत्री रहे बसपा सरकार में, लेकिन लगाया जा रहा है रामवीर उपाध्याय भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बसपा से इस्तीफा दे दिया। भाजपा में आ सकते हैं,